हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्टूऑन के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा स्टूऑन प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। और मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका मेंटर, आपका मार्गदर्शक, जो कि आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री को किस तरीके से सिंपल वे में पढ़ना है। और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, इनफैक्ट बात कर चुके हैं। और अभी तक मैंने आपको एक लेक्चर बता दिया है और उस एक लेक्चर में मैंने आपको सिंपल चीज़ों के बारे में बताया है, सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है, वो भी किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो हमने एक लेक्चर जो डेडिकेट किया था वो कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपल कॉन्सेप्ट पर डेडिकेट किया था, जहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था, उसका क्लासिफिकेशन किया था और कुछ इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जाना था, जैसे कि म्यूटा रोटेशन, एपीमर, एनोमर एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कैपिटल डी, कैपिटल एल। और इसी तरीके से हमने कुछ एनोमेरिक कार्बन के बारे में जाना था। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज के क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर फोकस करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन कैसे कैसे होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट के रिएक्शंस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक का, और कार्बोहाइड्रेट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन जो है वो ये है, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड और एसिड एनाइड्राइड। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट शुगर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है। क्या है बच्चा, ग्लूकोज है। तो हम लोग ग्लूकोज के बारे में ही बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चा, ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। क्योंकि जब भी सवाल पूछा गया है, जितनी बार भी सवाल पूछा गया है, ग्लूकोज को ही आधार मान के सवाल पूछा गया है। ग्लूकोज का ही हमें रिएक्शन देखना है कि ग्लूकोज जो है अलग अलग कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जिसमें कि सबसे पहला रिएक्शन है कि रिएक्शन विद एसिड हैलाइड और एसिड एनाइड्राइड, दैट इज कॉल्ड एज एसाइलेशन पार्ट। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एसाइलेशन कर लेते हैं। एसिड हैलाइड और एसिड एनाइड्राइड को जब हम लोग ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो असाइलेटेड हो जाता है, CH3CO के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि रिएक्शन देखिएगा, ये हमारा हो गया ग्लूकोज, CHO CHOH। ये मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चा, कंफ्यूज मत करिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए। दैट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म, जहां पर H और OH की पोजीशन जो है वो वेरिएट कर सकती है। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म है CHO CHOH का होल 4 और CH2OH। और जब हम लोग इसको एसिड हैलाइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, पेरिडीन का यूज करना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि असाइलेशन हो जाता है, CH3CO। यहां पर क्या होता है बच्चा, असाइलेशन हो जाता है। और एक यहां पर 4 मॉलिक्यूल और एक यहां पर 1 मॉलिक्यूल, मतलब कि कुल कितने मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ, 5 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ। और ये जो पांचों की पांचों मॉलिक्यूल है CH3COCl का या फिर CH3COO COCH3 का, वो कहां पे जाके अटैक करता है, OH ग्रुप पे जाके अटैक करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो एसाइलेशन हो रहा है एसिड हैलाइड के द्वारा या फिर एसिड एनाइड्राइड के द्वारा, वो किस पोजीशन पर हो रहा है, केवल OH ग्रुप पर हो रहा है। और हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितना OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। इसी वजह से 5 इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ी। सो दिस रिएक्शन टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल, कि अगर हमें मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप की संख्या जाननी है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। जितना इक्विवेलेंट इस्तेमाल होगा एसिड हैलाइड का,
या एसिड एनहाइड्राइड का, उतने ही OH ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद रहेंगे, जैसे कि यहां पर। अब ये सवाल है कि ये पेरिडीन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो पेरिडीन का जो काम होता है वो HCl को न्यूट्रलाइज करना होता है, क्योंकि अगर हमने पेरिडीन का यूज नहीं किया तो HCl जो है फिर से इसके साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। तो जो HCl बने वो पूरा रिएक्शन में खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमने पेरिडीन का इस्तेमाल किया। पेरिडीन किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। और एसिड को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो इस वजह से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने से रोक देगा। दैट इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड ग्लूकोज विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। नोट करिएगा, जो कि OH ग्रुप के बारे में बताता है। इसके बारे में बच्चा OH ग्रुप के बारे में बताता है। दूसरा रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि दूसरा रिएक्शन क्या है। दूसरा रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विथ PCl5 है। और हमें पता है, हमने अल्कोहल चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले अल्कोहल चैप्टर में देखा है कि PCl5 इज एक्टिंग लाइक अ हैलोजिनेटिंग एजेंट। यहां पे हैलोजिनेटिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, हैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है PCl5। मतलब कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा जिसमें कि OH ग्रुप होगा, तो ये जो PCl5 जो है ना वो सीधे सीधे OH ग्रुप पर ही जाके अटैक करेगा और OH ग्रुप को हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ये देखिएगा, बड़ा अच्छा रिएक्शन चल रहा है। ये हमारा हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 4 OH यहां पर है, 1 OH यहां पर है, तो हमें 5 इक्विवेलेंट PCl5 की जरूरत पड़ेगी। और जब ये 5 इक्विवेलेंट PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो 5 जगह क्लोरीनेशन होगा, 4 यहां पर, 1 यहां पर, और साइड में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा POCl3 और HCl मिल जाएगा। So we can say that this reaction also tells about, this reaction also tells about number of OH group, number of OH group in a molecule। मॉलिक्यूल में OH ग्रुप की संख्या कितनी है ये रिएक्शन आपका बताएगा। जैसे कि पिछला वाला रिएक्शन था वैसे ही हमारा ये वाला भी रिएक्शन काम में आ जाएगा। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ OH ग्रुप के बारे में आपको पता करना है, तो 3 चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड हैलाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी इस्तेमाल करते हैं, PCl5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात हमें आइडिया लग गया कि अगर हम PCl5 को इस्तेमाल में ला सकते हैं तो ज़रूर हम लोग PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर हम SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है कि अगर OH को Cl में कन्वर्ट करना है तो आप PCl3 का इस्तेमाल करिए, या PCl5 का इस्तेमाल करिए, या फिर SOCl2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग लाइक अ हैलोजिनेटिंग एजेंट। नोट करिएगा बच्चा, इसको हो गया। आई होप आपने ये बात समझ में आ गई होगी। तो मूव करते हैं अपने एक और रिएक्शन की तरफ, देखते हैं कि वो क्या कहता है। और अगला रिएक्शन है कुछ ये रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम रिडक्शन करा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का हम लोग जब रिडक्शन कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप अल्कोहल में चेंज करेगा।
अल्कोहल का तो रिडक्शन नहीं हो सकता है, पर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो सकता है. सो वी कैन रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट इनटू पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड. जैसे कि यहां पे देखिए हमारा क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में क्या है, CHO ग्रुप है. हमने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया. किसका बच्चा? रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया. कौन सा है? या सोडियम मरकरी एमेलगम का इस्तेमाल करिए, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां पे जहां पे CHO ग्रुप था वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, CH2OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब कि सारा का सारा एल्डिहाइड ग्रुप या सारा का सारा कीटोन ग्रुप आपका चेंज कर जाएगा अल्कोहल में. जैसे कि अगर कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया CH2OH लिख दिया, यहां पर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, और यहां पर आपका हो गया R, हो गया R कुछ भी, पर पॉलीहाइड्रोक्सी रहेगा. और जब हम इसको इससे रिएक्ट करते हैं सोडियम मरकरी NaHG एमेलगम से या फिर NaBH4 से, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, CH2OH मिल जाएगा, फिर CHOH मिल जाएगा, और यहां पर R हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. So after reduction we can say that after reduction aldehyde and ketone group will change into अल्कोहल. ये अल्कोहल में चेंज कर जाएगा, विल चेंज इनटू अल्कोहल, ये अल्कोहल में चेंज कर जाएगा. ठीक है, इसमें चेंज कर जाएगा बच्चा, अल्कोहल में ये चेंज कर जाएगा, विल चेंज इनटू अल्कोहल. तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हम एक एक करके अपने कंपाउंड को, अपने मॉलिक्यूल को हम लोग अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि हम रीजेंट किसका इस्तेमाल करते हैं. नोट करिएगा इसको. ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है बेटा. सीधे सीधे हमने देखा है कि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे यही पूछ देता है, सीधे सीधे आपसे रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन में पूछेगा कि रीजेंट क्या है, या रिएक्शन में रीजेंट आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है. हमने देखा है कि बहुत बार रिएक्टेंट रीजेंट देकर फाइनल प्रोडक्ट के बारे में पूछ देगा, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी बना सकता है कि अगर हमने इन दोनों चीजों का रिएक्शन कराया तो ये बनेगा, ये बना, जो बना है उसको आप पहचानिए, उसको आप क्या करेंगे, पहचानेंगे. दैट इज द रिडक्शन पार्ट. तो 3 रिएक्शन हमने देख लिया. पहला रिएक्शन हमने देखना एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड के साथ. दूसरा रिएक्शन हमने देखा किसके साथ, दूसरा रिएक्शन हमने देखा PCl5 के साथ, और तीसरा जो है वो रिडक्शन के साथ हमने यहां पर शो किया है. अगला रिएक्शन देखते हैं. अगला है रिएक्शन विद फेरेंस, फेलिंग रेजेंट, टॉलेंस रेजेंट एंड ब्रोमीन वाटर. हमें पता है कि जो फेलिंग है, टॉलेंस है और ब्रोमीन वाटर, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा. फेलिंग, टॉलेंस और ब्रोमीन. फेलिंग, टॉलेंस और ब्रोमीन. फेलिंग में क्या होता है कि फेलिंग गिव्स अ पर्टिकुलर टेस्ट, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट. टॉलेंस क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है. दे गिव अ सिल्वर मिरर टेस्ट. और ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन जो होता है वो आपका डी कलराइज करता है. डी कलराइज, डीकलराइज रेडिश ब्राउन कलर.
तो एक तरीके से ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो या तो फेलिंग ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है, टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, और ब्रोमीन जो है डीकलराइज रेड ब्राउन कलर देता है। इंपॉर्टेंट चीज आप जानिएगा कि बहुत बार फेलिंग के बारे में, बेनेडिक्ट के बारे में और टॉलेंस के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट आर द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फेलिंग। फेलिंग में भी दो तरह का होता है, एक होता है फेलिंग ए, फेलिंग बी। तो पूछ देता है कि फेलिंग ए में क्या होता है, दूसरा पूछ देता है कि फेलिंग बी में क्या होता है। उसी तरीके से बेनेडिक्ट ए होता है, बेनेडिक्ट बी होता है, तो बेनेडिक्ट ए में क्या होता है, बेनेडिक्ट बी में क्या होता है। ठीक वैसी तरीके से पूछ जाता है कि टॉलेंस रीजेंट में कौन सा कंपाउंड होता है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट आर द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ फेलिंग रीजेंट, व्हाट आर द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ बेनेडिक्ट रीजेंट, व्हाट आर द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ टॉलेंस और ब्रोमीन, शिफ वाटर टेस्ट, शिफ बेस भी आता है, बहुत सारे नाम आते हैं। हम इसकी बात करते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट को, यहां पे हमने ग्लूकोज ही लिया है, जब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग फेलिंग के साथ या टॉलेंस के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, CHO ग्रुप आपका चेंज कर जाएगा COOH में। जैसे कि रिडक्शन में CHO ग्रुप अल्कोहल में चेंज कर जाता है, और ऑक्सीडेशन में CHO ग्रुप आपका COOH में कन्वर्ट कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। रिएक्शन को नोट करिए, कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब हो गया। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्लूकोज जो होते हैं वो ये सब देते हैं, बस कुछ ग्लूकोज जो है वो नहीं देते हैं, जैसे कि सुक्रोज नहीं देता है, बिकॉज दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, उसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। और कौन रिड्यूसिंग शुगर की तरह होता है, कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था कि अगर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में जानना है तो आपको एनोमेरिक कार्बन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन ही बताएगा कि आपका शुगर रिड्यूसिंग होगा कि नॉन रिड्यूसिंग होगा। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप है तो शुगर रिड्यूसिंग होगा, और अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH ग्रुप फ्री फॉर्म में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किसकी तरह काम करेगा, नाइट्रिक देखिएगा HNO3 है। अगर यहां पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। जब नाइट्रोजन का, सॉरी +7 नहीं है, यहां पे +5 है, +7 तो हो ही नहीं सकता है, ये +5 है। नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। अब क्योंकि ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन जो है दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको क्या करना है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मॉलिक्यूल में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने हाईएस्ट लेवल पर आया तो मतलब कि ऑक्सीडेशन और नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, और जब वो खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया +5, हमें पता है कि नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 रखता है, तो +5 से ऊपर जा नहीं सकता है, मतलब कि फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है।
तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और जब खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसी वजह से HNO3 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात? मान लीजिए किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मिनिमम लेवल पर आया। किस पर आया बेटा, मिनिमम लेवल पे आया, जैसे कि HCl क्लोरीन -1 है। क्या क्लोरीन का -1 से नीचे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्लोरीन -1 से और नीचे नहीं जा सकता है, वो क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जाएगा, 0 पे जा सकता है, +1 पे जा सकता है, +2 पे जा सकता है, इस तरीके से +7 तक जा सकता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। अब जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब कि HCl विल बी एक्टिंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पर वहीं अगर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पर है, जैसे कि नाइट्रोजन का जो है वो +3 है, तो +3 से +5 पे भी जा सकता है, +3 से 0 पे भी आ सकता है। तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि यहां पे देखिएगा, नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो कुछ हद तक पुराना वाला केस बन गया है। पुराने वाले केस में मैंने क्या देखा था, फेलिंग, टॉलेंस और आपका क्या था, एक और ब्रोमीन वाटर था। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, CHO को COOH में कन्वर्ट कर रहा था। पर वहां पर जो आपका फेलिंग था, टॉलेंस था, ब्रोमीन वाटर था, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या है बेटा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड को केवल कार्बोक्सिलिक तक ले जाता है। पर HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड तक तो लेके जाएगा, साथ ही साथ जो टर्मिनल कार्बन पर OH ग्रुप है उसको भी ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है HNO3 और फेलिंग। फेलिंग इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फेलिंग जो है केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक तक ले जाने तक सक्षम है, पर नाइट्रिक एसिड जो है एल्डिहाइड को तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ CH2OH को COOH में कन्वर्ट करेगा। एज अ रिजल्ट जो ग्लूकोज हमने लिया था, ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गई बात बच्चा? इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड चीज़ को ही आपको शो कर रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है। तो ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैक्रिक एसिड बाय HNO3, कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लीजिए। ये ऑक्सीडाइजिंग मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे जाते हैं, अगला केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है ये रिएक्शन विथ HCN। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि HCN जो है वो ब्रेक करके बनाता है H+ आयन बनाता है और Cn- आयन बनाता है। H+ आयन विल बी एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल और Cn- आयन विल बी एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। जो हमारा ये है एल्डिहाइड के बारे में मैंने आपको बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, तो O लगा दिया था, यहां पर H लगा दिया था, और यहां पे R मान लिए, कुछ भी है, R इज कुछ भी। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा।
क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोफाइल बना है, न्यूक्लियोफाइल बना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग सेंटर भी है। तो कहां पे जाके ये अटैक करेगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिक है और ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और ऑक्सीजन पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट यहां पे क्या मिल जाएगा, हमें यहां पे मिल जाएगा O पे नेगेटिव हो गया, यहां पे H हो गया, यहां पे R हो गया और यहां पे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारे केस में है क्या बेटा, क्या CN है? तो CN जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। और जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, O पर इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की जगह हम लोग H लगाएंगे, यहां पर H हो जाएगा, यहां पर CN हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो दैट इज द केस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये किस तरह का केस बन गया, एडिशन रिएक्शन का केस हो गया। नोट करिएगा, एडिशन रिएक्शन का केस हो गया। ये केस बन गया किसका, एडिशन रिएक्शन का ये केस बन गया। अब इसी को जब हम लोग रिएक्शन वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो रिएक्शन कुछ हमारा ये बना, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप पे HCN अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, बन गया कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से था, CN ग्रुप जुड़ा, OH ग्रुप जुड़ा, एंड दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। इसी को हम लोग नाम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। बाकी सारी पोजीशन वैसे ही रहेगा, जितना OH है जैसे पहले था वैसे ही था, केवल एल्डिहाइड ग्रुप को या केवल कीटोनिक ग्रुप को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। ओनली एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप विल बी चेंज। इसको नोट करिएगा, ये जो रिएक्शन आप लोग देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है तो वो एल्डिहाइड कीटोन वाला फॉर्म बनाएगा, जैसे कि ये बना रहा है। अच्छा, एक बात इसमें और देखिएगा, बहुत ही छोटी सी बात है पर उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पे जो कार्बन था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सेंटर था, ऑप्टिकली इनएक्टिव सेंटर था, पर फाइनली यहां पे देखिए दिस कार्बन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो मतलब कि यहां पर एक ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉइंट एक नया क्रिएट कर रहा है। पहले एल्डिहाइड में कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं था, पर बाद में जब HCN के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर हमें देखने को मिलता है। अब बहुत ही छोटी सी बात है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया छठा रिएक्शन। आते हैं कुछ और रिएक्शन पर, देखते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2OH। अमोनिया का हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, एंड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जो रिएक्शन होगा दैट विल बी द कंडेंसेशन रिएक्शन। एक बार कोशिश करिए कि कैसे यहां पे रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन का ये केस बनेगा। एक बार अपने से कोशिश करिए, देखिए क्या बनता है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन बनेगा। कोशिश करिए तो, जैसे कि हमने यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिख दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराया और आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको निकलेगा।
ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो नाम है हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं कि जब हम लोग एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का, खासकर एल्डिहाइड की अगर बात किया जाए, एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलता है। यहाँ पे दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए क्योंकि ये सारा नाम इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीम, ऑक्सीम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखते हैं ऑक्सीम। रिएक्शन देखिएगा क्या है, रिएक्शन ये है, जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके CH डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन करेगा। और जिस भी मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर आपको दिख गया, दैट मॉलिक्यूल विल कॉल्ड एज ऑक्सीन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीन की तरह ये रिप्रेजेंट करेगा। इसकी तरह रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीन की तरह रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, बिल्कुल देता है अगर हम इस कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें। जैसे कि यहां पे देखिएगा, अगर इसको हमने R सपोज कर लिया तो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे R है, इस वाले नाइट्रोजन पर क्या है बेटा? OH है। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर यहां पे तो नाइट्रोजन पर केवल एक ही ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे दे रहा है? इसको तो नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि दो ग्रुप का होना जरूरी है। पर हम बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे दूसरा ग्रुप भी छुपा हुआ है, बस आप देख नहीं पा रहे हो। दूसरा ग्रुप क्या छुपा हुआ है बच्चा? यहां पे जो दूसरा ग्रुप छुपा हुआ है वो और कुछ नहीं है, ये लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो OH ग्रुप के अलाइनमेंट को हल्का सा चेंज कर देता है। मतलब कि यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है बेटा? नाइट्रोजन की ज्योमेट्री अगर आप देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 है, तो यहां पे भी sp2 है, यहां पे भी क्या है? sp2 है। तो देख रहे हैं कि यहां पर OH ग्रुप और H ग्रुप को आधार मानकर हम लोग यहां पर ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं। OH ग्रुप और H ग्रुप को आधार मानकर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं सिन फॉर्म, दिस विल बी कॉल्ड एज सिन फॉर्म। और वहीं अगर ऐसा हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, OH ग्रुप हम इधर रख देते हैं, लोन पेयर इधर लगा देते हैं, हाइड्रोजन इधर पहले की तरह है, R पहले की तरह है, तो H और OH अपोजिट में हो गया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एंटी फॉर्म। सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे सिस और ट्रांस, क्योंकि सिस और ट्रांस में सेम ग्रुप का होना जरूरी है, पर यहां पे ग्रुप सेम नहीं है। यहां पे ग्रुप H और OH के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक को हम लोग बोलेंगे सिन और दूसरे को एंटी। जब पास पास है दोनों तो सिन, और जब अपोजिट साइड में हो गया तो एंटी फॉर्म। समझ में आया बात बच्चा? ये बड़ा छोटी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि देख रहे हैं एक सवाल से हम लोग कितने सवाल को हम लोग कवर कर लेते हैं। नोट करिएगा। अगला, ओसाजोन रिएक्शन, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा गया, इस पर पूछा गया है, और इस पे तो हम बोलते हैं कि ढेर सारा स्टार मार्क आप लगा दीजिए, ढेर सारा, इसको आप भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन आपने पढ़ा और ओसाजोन के बारे में नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। इतना इंपॉर्टेंट है ओसाजोन। और ओसाजोन रिएक्शन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम लोग बोलते हैं दिस इज अ रिएक्शन ऑफ, या दिस इज अ रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन है। सवाल कैसे पूछा गया है वो आप जान लीजिए। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल पूछा गया है, अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल रिएक्ट विथ हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। ये पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करता है।
और सिंपल सा ऑप्शन वहाँ पे आता है 1 2 3 4, बस 1 2 3 4 आपको बताना है। तो ये है ओसाजोन रिएक्शन का सवाल। ओसाजोन रिएक्शन का सवाल आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आपने एनसीईआरटी को देखा होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है ओसाजोन के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओसाजोन कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है ओसाजोन। इतना बात नोट करिए, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन will give ओसाजोन, will give ओसाजोन। will give ओसाजोन। ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। रिएक्शन कुछ ऐसे चलता है, देखिए ढेर सारा रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजीन, पीएच, पीएच इज फॉर फिनाइल हाइड्राजीन। NH2NH6H5 फिनाइल हाइड्राजीन है, इसको हम लोग हीट करते हैं और यहां पे हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है। तो फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो सबसे पहले CHO ग्रुप पर अटैक करता है और CHO ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये देता है कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या दे दिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहां पे H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखिए जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है ना, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O और इधर हमने H लिख दिया। और फिनाइल हाइड्राजीन है, यहाँ पर हो गया NH2 और यहाँ पर NHC6H5। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि ये कंडेंसेशन होता है। H2O ग्रुप निकल गया और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि वहां पर ऑक्सीन के केस में हुआ था, वैसे ही कुछ चल रहा है, ऑक्सीन वाला केस चल रहा है। तो यहां पर पहला, अब ये कौन सा है, ये पहला मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। जब पहला मॉलिक्यूल रिएक्ट किया तो यहां पर CH डबल बॉन्ड N NH6H5 इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर दूसरा फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा तो दूसरा फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, रिडक्शन कराएगा। वो क्या करेगा बेटा, रिडक्शन कराएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन कराएगा, रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका कराएगा, सेकेंड कार्बन का कराएगा। मतलब कि पहला कार्बन जो है आपका रिएक्ट कर गया, फिर दूसरा कार्बन जो है वो CHOH है, उस दूसरे कार्बन का रिडक्शन कराएगा। और जब ये रिडक्शन कराएगा तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, सॉरी ऑक्सीडेशन कराएगा तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप में ये कन्वर्ट करेगा। इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। और जब ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट करेगा तो यहां पर एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकलेगा और एक एनिलीन मॉलिक्यूल निकलेगा। अमोनिया मॉलिक्यूल निकलेगा और एनिलीन मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जो दूसरा फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल है उसका काम है सेकेंड कार्बन को ऑक्सीडाइज करना। उसका काम क्या है बच्चा, सेकेंड कार्बन को ऑक्सीडाइज करना, अल्कोहल ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में चेंज कर देता है। फिर आता है तीसरा फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल। तीसरा फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन कराएगा। और जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन कराएगा तो H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा और C डबल बॉन्ड O को C डबल बॉन्ड N NH6H5 में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आई बात, आ गई ना बात। तो ये हो गया आपका, इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ओसाजोन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ओसाजोन रिएक्शन। नोट करिएगा इसको। समझ में आ गया होगा ओसाजोन। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ, लिख लीजिएगा, ग्लूकोज
molecule react with 3 molecule of phenyl hydrazine to form osazone, ओसाजोन बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। कितने मॉलिक्यूल के साथ? 3 मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। यही सवाल पूछा था कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ओसाजोन। ये रिएक्शन को लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बच्चे तो आंसर तो याद कर लेते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट के साथ याद करिए, क्योंकि अगर आपके ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखना है। कुछ इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो ये हो गया 8 रिएक्शंस। हमने यहाँ पर 8 रिएक्शंस के बारे में जान लिया जो कि इंपॉर्टेंट था। कुछ और छोटे छोटे रिएक्शंस है उसको हमने अवॉइड किया है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, क्योंकि देखिए आपके कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप है, आपके कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है, आपके कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ढेर सारे OH ग्रुप का रिएक्शन देगा, ढेर सारे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का रिएक्शन देगा। तो उन सारे रिएक्शंस को, जो कॉमन रिएक्शंस है, उनको हमने अवॉइड किया है। पर हम चाहते हैं कि आप उसको अपने लेवल पर पढ़िए। NCERT बुक को पलटिए। NCERT इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। मतलब कि उसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो इनफैक्ट हम लोग ये बोलते हैं कि NCERT बुक का हर एक पेज का हर एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। पतली सी किताब है, ज़्यादा उसमें मटेरियल है नहीं। तो जब पतली सी किताब है, मटेरियल ज़्यादा है नहीं, तो जितना भी मटेरियल दिया हुआ है उसको रट डालिए, उसको समझ डालिए कि ये क्या क्या बात कहना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने पूरी तरीके से NCERT को रट्टा मार लिया, रटना नहीं है, समझकर रट्टा मार लिया, तो 100% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 100% मार्क्स तो आना आपका तय है। तो जो बाकी जो रिएक्शंस बचे हुए हैं, उन सारे रिएक्शंस को आप अपने लेवल पे भी याद करिएगा, समझिएगा। हम आपको इंपॉर्टेंट वन फोकस करा रहे हैं। अगला, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक ये टॉपिक बच गया है, क्योंकि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर, इसमें बड़ा सा वो कंफ्यूजन रहता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। 2 स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है या बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो ओपन स्ट्रक्चर होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे? रिएक्शन से हम लोग पता करते हैं। और जब हम लोग ढेर सारा रिएक्शंस करते हैं तो हमें कुछ आइडिया लगता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ओपन फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है और क्लोज्ड फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ग्लूकोज जो होता है वो साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करता है। और इसके पीछे बेसिक सा लॉजिक भी है बच्चा, एकदम बेसिक सा लॉजिक है। आप ही सोच सकते हो कि अगर कोई साइक्लिक फॉर्म में रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि साइक्लिक फॉर्म में रहने के पीछे कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी। और साइक्लिक फॉर्म में स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? 5 कॉर्नर रिंग हो या 6 कॉर्नर रिंग हो। तो 5 कॉर्नर रिंग और 6 कॉर्नर रिंग अगर बन रहा है साइक्लिक फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मॉलिक्यूल जो है आपका साइक्लिक फॉर्म में रहना पसंद करेगा। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो आपका साइक्लिक फॉर्म में रहना पसंद करता है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, उस रीजंस को हम देखते हैं। जैसे कि ये देखिए कि अगर ग्लूकोज ओपन फॉर्म में होता, अगर ग्लूकोज ओपन फॉर्म में होता तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करता, पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। जब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है तो हम यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक पार्ट फ्री नहीं है। ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक पार्ट फ्री नहीं है। अगर फ्री होता तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करता, क्योंकि फ्री नहीं है इस वजह से ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो पहला हम लोग असम्पशन इससे निकाल सकते हैं कि डू नॉट रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रीजन, डू नॉट रिएक्ट्स विथ
ग्रिग्नार्ड रीजन। ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कतई रिएक्ट नहीं करता है। समझ में आई बात। दूसरा है डू नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड 2,4 डीएनपी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बहुत सारा टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको एक नाम बताया फेलिंग टेस्ट है, एल्डिहाइड का होता है। दूसरा नाम बताया बेनेडिक्ट टेस्ट, एल्डिहाइड का होता है। तीसरा नाम बताया टॉलेंस टेस्ट, एल्डिहाइड का होता है। उसी तरीके से शिफ्ट टेस्ट का भी नाम आता है या फिर 2,4 डीएनपी टेस्ट का भी नाम आता है, ये भी एल्डिहाइड का होता है। पर जो ग्लूकोज होता है वो जो है एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट और 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट रीजेंट और 2,4 डीएनपी रीजेंट बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो साइक्लिक फॉर्म को ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। हमने फेलिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया, टॉलेंट टेस्ट का इस्तेमाल किया, तो ये क्या करता है, रिंग को ओपन कर देता है, और जब रिंग को ओपन करता है तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, तब रिएक्शन करा देता है। पर ये जो है रिंग को ओपन करने की क्षमता नहीं रखता है, तो इस वजह से टेस्ट भी नहीं दे पाता है। तो ग्लूकोज कभी भी शिफ्ट टेस्ट और 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है बिकॉज ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोग एक यहाँ से भी बात इन्फेयर कर सकते हैं कि इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो क्लोज चेन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि ओपन चेन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और तीसरी बात, ग्लूकोज कभी भी अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ अमोनिया एंड सोडियम बाइसल्फाइड। वैसे अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड, फ्री एल्डिहाइड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और फ्री एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। पर क्योंकि ग्लूकोज अमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्री फॉर्म में नहीं है। और जब ये फ्री फॉर्म में नहीं है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है, ये रिंग फॉर्म में मौजूद है। तो इन तीनों स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग ये बोल सकते हैं ग्लूकोज डू नॉट एग्जिस्ट इन open chain form. It is present in cyclic form. It is present in cyclic form. नोट करिएगा, it is present in cyclic form. ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं कि कैसे साइक्लिक फॉर्म बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है। एल्डिहाइड ग्रुप है, HOH है, OHH है, HOH है, HOH है और CH2OH है। दिस इज दी ओपन ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पे देखिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो OH ग्रुप है ये क्षमता रखता है, ये आपस में काबिलियत रखता है रिंग फॉर्मेशन का। रिंग फॉर्मेशन का ये काबिलियत रखता है। कैसे? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे देखिए हर एक ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। हर एक ऑक्सीजन पर क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, कार्बन पे जाकर अटैक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ गया, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन मौजूद है, सारे ऑक्सीजन का लोन पेयर मौजूद है।
अब यह कि कौन सा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, तो हम लोग बोलते हैं कि वही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा जिसके देने के बाद जो रिंग फॉर्म बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए, 5 कॉर्नर होना चाहिए या फिर 6 कॉर्नर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखते हैं, 6 कॉर्नर रिंग को ही हम लोग वरीयता देते हैं। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है इस कार्बन को देगा, और जब यहां पे कार्बन को देगा तो डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो यहां पर हाइड्रोजन जो है निकल के सीधे ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। तो इसके द्वारा हमें यहां पे मिलेगा एक हेमी एसिटल फॉर्म। क्या मिल गया बेटा, हेमी एसिटल फॉर्म मिल गया ना। देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ जुड़ा तो कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंक कर गया और हाइड्रोजन यहां से निकल के ऑक्सीजन पे चला गया तो OH बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल फॉर्म बन गया। समझ में आ गया। अब इसी हेमी एसिटल फॉर्म, देखिए रिंग फॉर्म है बेटा, दिस इज अ रिंग फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, रिंग फॉर्म है, रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसी हेमी एसिटल फॉर्म को हम लोग प्रॉपर वे में ड्रॉ करते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आ जाता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा बन के आ जाता है। हमने क्या किया, बस प्रॉपर ड्रॉ किया है अरेंजमेंट। तो 6 कॉर्नर्ड रिंग बन गया। कितना, और 6 कॉर्नर्ड रिंग आर स्टेबल। ये क्या है बच्चा, स्टेबल है। दैट इज अ ग्लूकोज, क्योंकि OH ग्रुप आपका नीचे की तरफ है, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा। क्योंकि यहां पर OH ग्रुप जो है आपका दाएं तरफ है, दैट विल बी कॉल्ड एज डी फॉर्म। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका जो ये है इसमें कन्वर्ट करता है, ये जो है इसमें कन्वर्ट, नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था और केमिकल प्रॉपर्टी तो रिएक्टिव एस्पेक्ट था। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। पर बायोमॉलिक्यूल्स में केवल एक ही चीज़ कंप्लीट हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, 2 लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे, एमिनो एसिड के बारे में जानेंगे, उसी तरीके से विटामिन्स के बारे में। बस आपको काम भर का जानना है, मतलब कि डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। बायो में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, अगर आपका बायो बैकग्राउंड है तो आप लोग बायो में पढ़ोगे। इनफैक्ट बायो बैकग्राउंड वालों को ये सब एकदम हलवा लगता है, बोलते हैं कि ये सब तो पढ़ चुके हैं, क्या फालतू का यहाँ पर अब पढ़ा जाए, हम लोग तो डिटेल में पढ़े हैं। पर जो अगर मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, पर आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स का प्रॉपर मेकिंग करिए और रिवीजन करते चलिए। आज की क्लास ख़त्म हुई है, तो आज की क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा वक्त दीजिए, आधे घंटे का समय दीजिए, जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। ज़रूर आप लोग ये कोशिश करिए कि किताबों से भी आप लोग इसको पढ़िए, और सवाल तो लगाना ही लगाना है। जितना सवाल लगाएंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।